तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करेंगे हम IIBF एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है। जो IIBF का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो जो पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है। लेकिन अब किस तरीके से आपको एग्ज़ाम करना है आज की वीडियो में डिटेल में बताएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और मोस्ट आपको 10 क्वेश्चन भी आज की वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने द लवली पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं करा तो सिंपल से यहाँ से सब्सक्राइब करो इसे और पास में जो बेल आइकन है सिंपल से ऑल पे प्रेस कर दो, जिससे क्या होगा अदरवाइज हम कोई भी वीडियो डालते हैं उसका जो नोटिफिकेशन आपके पास आ सकेगा, क्योंकि यहाँ पे IIBF वगैरह और CS रिलेटेड काफ़ी सारी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं IIBF एग्ज़ाम। IIBF का जो पूरा पैटर्न है वो पूरा चेंज हो गया है। अब आपको कोई भी PDF जो मार्केट में बेचते हैं कोई भी PDF आपको खरीदनी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल रहा है। तो आपको पेमेंट पेड कोई लेने से क्या फ़ायदा, क्योंकि IIBF का सिलेबस ही चेंज हुआ है, ना कि उसका कोई प्लेटफार्म चेंज हुआ। IIBF बैंकिंग का एक डिप्लोमा है। IIBF के बारे में आपको थोड़ा सा जानते हैं। IIBF की अगर डिटेल में बात करते हैं तो IIBF बैंकिंग के बारे में पूरी डिटेल रखता है। कोई भी बंदा है जो CSC या फिर अदरवाइज़ कोई भी काम करता है, वो बैंक का BC पॉइंट ओपन करना चाहता है, कस्टमर सर्विस पॉइंट, तो उसको वहाँ पे IIBF की एलिजिबिलिटी मांगता है, IIBF सर्टिफिकेट उसको मांगा जाता है। लेकिन IIBF में अभी क्वेश्चन एंड आंसर इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि पुराना वाला जो सिलेबस था उसमें एग्ज़ाम सेंटर वगैरह चीटिंग कराते थे, इसलिए IIBF एग्ज़ाम डिपार्टमेंट ने इनका पूरा सिस्टम अपना चेंज कर दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। IIBF के एग्जाम एंड क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर मैंने ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं अभी। तो इनके बारे में सबसे पहला जो क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पे PMJDY की अधिकतम अवधि अनुमति क्या है, ठीक है। PMJDY पहले अगर आपके सामने क्वेश्चन ये भी आ सकता है PMJDY की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। PMJDY के बारे में आपको डिटेल में भी बता देंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो होता है जिसका जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपनिंग होता है, जो है काफ़ी सारी देखो क्वेश्चन इसी रिलेटेड ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन को आपके घुमा फिरा करके आपको दे दिया जाएगा। तो इसकी जो अवधि होती है वो 36 महीने की अवधि होती है। इसका मतलब है 3 साल की। यहाँ पे पूछ सकता है कि अधिकतम अवधि साल में होती तो 3 साल और महीना में तो 36 महीने, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड नंबर पूछ रहा है एक भुगतान बैंक, मतलब जो एक भुगतान बैंक होता है। अब बैंक के बारे में तो आप पूरा डिटेल में जानते हो। भुगतान का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी के पास पैसा भेजना, ठीक है। किसी भी प्रकार की जमा राशि स्वीकार कर सकता है, लेकिन प्रति ग्राहक 1 लाख से अधिक नहीं, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है एक भुगतान बैंक। जो बैंक होती है वो 1 लाख रुपए तक का भुगतान ले सकती है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकती। ये जो है पेमेंट बैंक मतलब कस्टमर सर्विस पॉइंट जो होता है वहाँ पे 1 लाख रुपए तक का इसके बारे में डिटेल में बताया, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है शाब्दी जमा को के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शाब्दी जमा के बारे में आपको पता होगा, जो टर्म डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट जो करते हैं, टर्म डिपॉजिट में जो है शाब्दी जमा आ जाता है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर टर्म डिपॉजिट मिल रहा है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे वह कीमत है जो एक बैंक से लिया गया कोई ऋण के लिए नहीं चुकाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें पता ही होगा कि वह कीमत कौन सी कीमत होती है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन आ रहा है अधिमूल्य, सेकंड पे आ रहा है ब्याज, तीसरे पे आ रहा है दंड, सेवा शुल्क। अधिमूल्य का मतलब होता है किसी चीज़ का अधिक मूल्य वसूल करना, ठीक है। ब्याज का होता है किसी भी जो पैसा है उसको ब्याज पे दे दिया तो वहाँ पे जो उसका कीमत जो होती है उसका ब्याज चलता रहता है। दंड का मतलब होता है आपने कोई भी टर्म एंड कंडीशन बैंक का फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे दंड मिल सकता है। सेवा शुल्क का कोई भी आप बैंक के अंदर कोई भी सेवा ले रहे हैं या अदरवाइज आपको चेकबुक वगैरह रिप्लेसमेंट मंगाना है या फिर ATM कार्ड मंगाना है या फिर महीने में आपका APY वगैरह या कोई भी कटता है तो उसका सेवा शुल्क के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है इसका जो राइट आंसर है ब्याज, क्योंकि ब्याज वह कीमत है जो बैंक से लिया गया कोई ऋण नहीं चुकाता है, ठीक है। अब आ जाइए 5वां क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको पूरा उम्मीद करते समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जो लाइक कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हम अदरवाइज IIBF के जो बाकी के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी आपको बारीकी से समझा सकें, सिखा सकें। क्योंकि हम तो एक वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन बता सकते थे, लेकिन आपके समझ कम आएगा, इसलिए हमने मेन कंटेंट फॉर 10 क्वेश्चन इन IIBF एग्जाम। यहाँ पे 5वां जो क्वेश्चन आ रहा है RBI गाइडलाइंस के अनुसार बैंक को अपनी संपत्ति या ऋण को निम्नलिखित 4 श्रेणी में किस श्रेणी में वर्गीकृत करना चाहिए।
पहले आपको क्वेश्चन को मतलब समझना है क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई की गाइडलाइंस, मतलब आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई की फुल फॉर्म भी आ सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का मतलब होता है किसी के अनुपालन, जो पालन करते हैं उसका, अगर आप जो है उसके गाइडलाइंस के अंदर ही, क्योंकि ऑल इंडिया में जो भी बैंक चलता है वो आरबीआई के अंडर में ही चलता है, क्योंकि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब बैंकों का बाप माना जाता है, ठीक है। आरबीआई के अंडर में टोटल बैंक आ जाती है। आरबीआई से जो ऊपर होती है वो स्विस बैंक होती है, जिसमें जो आपने काफ़ी सारा नाम सुना होगा, विदेशी बैंक जो है स्विस बैंक, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वो किसी को एक दूसरे को कोई भी डाटा शेयर नहीं करती स्विस बैंक। लेकिन आरबीआई की बात करते हैं हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार बैंक को अपनी संपत्ति, मतलब बैंक का मतलब बैंक की कोई भी संपत्ति हो गई या फिर उसका ऋण का मतलब लोन वगैरह हो गया, निम्नलिखित 4 श्रेणी में किस श्रेणी में वर्गीकृत करना चाहिए। अगर कोई भी बैंक है आपका, किस तरीके से आपको, देखो यहाँ पे 4 श्रेणियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो यहाँ पे दिखा रहा है मानव, मानक, उपमानक और संदिग्ध हानि। मानक, मानक के नीचे संदिग्ध हानि, मानक, संदिग्ध हानि, मानव, संदिग्ध और निस्थापित हानि। यहाँ पे आपको एक चीज़ जरूर याद रखनी है, अगर आपके सामने आरबीआई गाइडलाइंस वाला क्वेश्चन आ जाए तो निष्ठापित एक शब्द आपको याद रख लेना है, क्योंकि बाकी के 3 क्वेश्चन में निष्ठापित नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वैसे तो आप याद नहीं कर पाओगे। एक तरीके से छोटा सा ट्रिक बताते हैं, आपको निष्ठापित याद कर लेना है। एक चीज़ आपको याद रखना है, आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार 4 श्रेणी और आरबीआई गाइडलाइंस, 2 चीज़ याद कर ली, लास्ट में आपको निष्ठापित याद कर लेना है। जिसमें निष्ठापित आ रहा है वही तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको याद भी कर सकते हैं, मानक, संदिग्ध और निष्ठापित हानि। हानि का मतलब होता है नुकसान, ठीक है। अब आते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुआ था भैया? ये तो आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो हुआ था 2014 के अंदर में लॉन्च हो गया था। इसका राइट आंसर है 2014, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो आ रहा है आपको एक बार जरूर देख लेना है इसको, पीएमजेडीवाई अगर कहीं क्वेश्चन आ रहा है तो 2014 आपको बारीकी से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है भीम। भीम का मतलब आप जानते होंगे, भीम यूपीआई के बारे में भी आपको डिटेल में पता होगा। भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। भारत इंटरफेस फॉर मनी के लिए एक ऐप है, मतलब एप्लीकेशन तो काफ़ी सारी हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सब यूपीआई के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। एक ऐप है और सिस्टम और पहचान का उपयोग करके भुगतान लेन देन करना, ठीक है। सबसे पहले अगर आप भीम के द्वारा कोई भी पेमेंट करते हैं तो किस तरीके से आप अपने सिस्टम में पहचान करेंगे, किस तरीके से आप उसको पेमेंट को अप्रूव के लिए देखेंगे। सबसे पहले भारत इंटरफेस फॉर मनी का कोई भी पेमेंट होता है वो यूपीआई के थ्रू होता है, ठीक है। यूपीआई भुगतान पता, आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपीआई भुगतान पता, मतलब कोई भी किसी की यूपीआई आईडी आ जाती है तो वहाँ से आप इजीली उसको पेमेंट कर सकते हैं। या फिर भुगतान का जो पता, अगर उसका मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसका मोबाइल नंबर से उसका आईडी आएगा, यूपीआई आएगा, वहाँ से इसको इजीली चेक करके आप भी देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, डीबीटीएल योजना के तहत प्रमुख एजेंसियों में से एक प्रक्रिया में शामिल है। सबसे पहले डीबीटीएल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ ये आ सकती है, क्योंकि आईआईबीएफ में आपसे जो है ये भी पूछ सकता है कि डीबीपीएल फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डीबीपीएल फुल फॉर्म लिख लेना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी कंज्यूमर, ठीक है। डीबीटीएल फुल फॉर्म डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी कंज्यूमर, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है कि डीबीटीएल की फुल फॉर्म दे दो, ठीक है। अब डीबीटीएल की फुल फॉर्म तो आपको समझ आ चुका होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी कंज्यूमर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये पूछ क्या रहा है, डीबीटीएल योजना के तहत, मतलब ये योजना है हमारी और इसके तहत प्रमुख एजेंसियां, मतलब प्रमुख जो एजेंसियां हैं, सबसे पहले आपको डीबीटीएल आ रहा है तो एक चीज़ याद रख लेना है, क्योंकि देखो इसकी फुल फॉर्म में भी एलपीजी लिखा हुआ था, एलपीजी कंज्यूमर, एलपीजी का होता है, एलपीजी कंज्यूमर का मतलब ग्राहक, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी वितरण, वितरण का मतलब एलपीजी वितरण सेल करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलपीजी कंज्यूमर क्या है। एलपीजी अगर कंज्यूमर की बात करते हैं हम तो आपको देखो एक बार तो हम एलपीजी के बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं। एलपीजी, देखो एलपीजी हमने टाइप किया यहाँ पे, एलपीजी फुल फॉर्म, एलपीजी जो है यहाँ पे एलपीजी गैस सिलेंडर, लिक्वाफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब ग्राहक, इसका एलपीजी से कोई कांटेक्ट है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा एलपीजी वितरण। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लघु वित्त बैंकों को कम से कम ऋण का 50% प्रदान करना आवश्यक है, जिसका राशि प्राप्त उधारकर्ता
ठीक है। सबसे पहले लघु वित्त बैंक। लघु का मतलब होता है जो मीडियम बैंक होती हैं, ठीक है। लघु शॉर्ट, और तुमने काफ़ी सारा सुना होगा। लघु का मतलब होता है मीडियम बैंक। मीडियम बैंक का जो 50% होता है वो ऋण का कम हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर जैसे आपने देखा होगा कि 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए लघु बैंकों के अंदर जो ऋण होता है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नमा क्वेश्चन की तरफ। बैंकर और ग्राहक के बीच लेन देन के प्रकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के संबंध हो सकता है, ठीक है। निम्नलिखित ग्राहक संबंध में किसका परिणाम बैंकर नहीं होता? पहले आपको इस क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि बैंकर और ग्राहक के बीच लेन देन, आपका जो बैंकर होता है CSP, कस्टमर सर्विस पॉइंट। जैसे आप CSP चलाएंगे इस एग्जाम को करने के बाद, CSP और ग्राहक हो गया हमारा जो हमारी शॉप पे या फिर जो हमारा CSP पे आया है। ग्राहक के बीच में जो विभिन्न प्रकार के जो संबंध होते हैं वह किस तरीके से उसको संबंध करना चाहिए। देखो काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे। माल और बैंकों के सुरक्षित अभिकृत रखना, रिश्तेदारों को बैंक के माध्यम में पैसा भेजना, बैंकों से उधार लेना, बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो IIBF के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन आ जाता है। NEFT की शुरुआत कब हुई? NEFT के बारे में आप जानते होंगे। यहाँ पे NEFT होता है एक होता है IMPS। आपको NEFT और IFTM के बारे में भी पूरा बताते हैं। NEFT नेफ्ट जो होता है, ठीक है। नेफ्ट से अगर हम कोई भी बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो लगभग 1 से 2 घंटे के बीच में जाता है। जबकि IMPS से हम कोई भी मनी ट्रांसफ़र करते हैं या फिर कोई बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हैंड टू हैंड जाता है। तो आपका जो, अगर आपसे कोई पूछने लगता है कि नेफ्ट की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, तो नेफ्ट की जो शुरुआत की गई थी 2005 में नेफ्ट की शुरुआत करी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि 10 के 10 क्वेश्चन आपके पूरा का पूरा समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया तो आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो आने वाले हम और भी इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन लेकर आए तो उसका जो नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में जो कोई कन्फ्यूजन है या फिर भी कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।